हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमआरआई एंजियोग्राफी कि एमआरआई में हम पेशेंट का एंजियोग्राफी किस टाइप से करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एंजियोग्राफी करते किस लिए हैं। तो दोस्तों, ह्यूमन वैस्कुलर सिस्टम के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं, जिसमें हम आर्टरीज और वेंस की स्टडी करते हैं, इसीलिए करते हैं एंजियोग्राफी। और आज हमें सीखना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीटी एंजियोग्राफी एंड एमआर एंजियोग्राफी, कि सीटी एंजियोग्राफी में और एमआर एंजियोग्राफी में क्या दोनों में डिफरेंस है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए, दो पिक्चर आपके सामने हैं डिस्प्ले पर। एक इसमें सीटी एंजियोग्राफी की पिक्चर है और एक है एमआर एंजियोग्राफी की पिक्चर। दोस्तों, सीटी में हमने सीखा था कि विदाउट कॉन्ट्रास्ट हम एंजियोग्राफी सीटी स्कैन में नहीं कर सकते। सीटी स्कैन में कोई भी एंजियोग्राफी हम विदाउट कॉन्ट्रास्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एमआर में ऐसा नहीं होता। एमआर में आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। आप पेशेंट का एंजियोग्राफी कॉन्ट्रास्ट के साथ भी कर सकते हैं और विदाउट कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि सीटी में एंजियोग्राफी करने के लिए हमें कॉन्ट्रास्ट देने की नीड होती है, और एमआर एंजियोग्राफी में आपके पास दो ऑप्शन है कि आप विदाउट कॉन्ट्रास्ट भी एमआर एंजियोग्राफी कर सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं विदाउट एमआर एंजियोग्राफी इन एमआरआई। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि एमआर में दोनों ऑप्शन है हमारे पास। एक कॉन्ट्रास्ट के साथ भी एंजियोग्राफी करते हैं, विदाउट कॉन्ट्रास्ट के भी एंजियोग्राफी करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हैं, इसलिए मुझे सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेनेशन करनी होती हैं ताकि उनको प्रॉब्लम नहीं आए। तो चीज़ें मैं सारी एक्सप्लेनेशन करूँगा इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको करना सिखा देता हूँ मशीन पर एंजियोग्राफी, क्योंकि करने में ज़्यादा टिपिकल टास्क नहीं है इधर एमआरआई में, जितना कि सीटी स्कैन में था। बॉलस लगाना है आपको, एक्यूरेट टाइम पे स्कैन करना है, इतने चीज़ें एमआर में नहीं हैं। तो एमआर का एंजियोग्राफी करना इतना टिपिकल नहीं होता। आपको 2 मिनट में प्लानिंग सिखा दी जाएगी, आपको पैरेलल करना है, परपेंडिकुलर करना है, और आप एंजियोग्राफी कर देंगे। लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन देने से आपको खुद को ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि व्हाट इज़ एमआर एंजियोग्राफी, इसके पीछे की फिनोमिना क्या है। तो ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, अदरवाइज फिर स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स अपने इंटरव्यू के लिए जाते हैं या एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए बिल्कुल बेसिक से सीखना है। ये फुल एंड फाइनल वीडियो होगा एमआर ए यानी विदाउट कॉन्ट्रास्ट एंजियोग्राफी के लिए। ऐसे ही होगा हर जगह, इसी टाइप से एंजियोग्राफी होगा। इंटरव्यू भी आप इसी वीडियो से क्रॉस कर सकते हैं, और आप नोट्स बनाइए, सारी चीज़ें सीखिए। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा करना भी बताऊँगा इस वीडियो में, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, इसका फिजिक्स भी बताऊँगा। आप बिल्कुल मेरे वीडियो से 100% श्योरिटी के साथ एमआर एंजियोग्राफी सीखेंगे आज ही इसी वीडियो में। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ये टॉप सीक्वेंस लिखा हुआ है जिसकी फुल फॉर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में होगा। पहले हमें इसका प्लानिंग सीखना होगा कि हम इसका प्लान कैसे करते हैं। प्लानिंग जस्ट हम देखिए, जैसे T2 एक्सेल का प्लान करते हैं ना, ब्रेन के T2 एक्सेल का प्लान करते हैं, सेम ऐसे ही इसका प्लान भी होगा। कॉर्पस कैलोसम के पैरेलल स्टार्ट और एंड लोकेशन डिफरेंस हैं दोनों के, बस इतना ही इसमें डिफरेंस आएगा। तो करना तो बहुत इजी है, देख लीजिए। पहले करना ही सिखा देता हूँ आपको। देखिए, जब आप एमआरआई करते हैं, T2 एक्सेल का प्लान करते हैं, तो कॉर्पस कैलोसम के पैरेलल प्लानिंग करते हैं और स्टार्ट एंड लोकेशन लगाते हैं आप बेस ऑफ स्कल से वर्टेक्स तक। इतना ही करते हैं ना T2 एक्सेल का प्लान। लेकिन अब आप प्लानिंग करने जा रहे हैं एमआर एंजियोग्राफी की। देखिए, आप एमआर एंजियोग्राफी जब ब्रेन का करते हैं तो सर्किल ऑफ विलिस के लिए करते हैं। सर्किल ऑफ विलिस के स्टार्ट एंड लोकेशन आपको मालूम होने चाहिए, जो मैंने इस पिक्चर में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। ये देखिए, ये स्टार्ट लोकेशन है बेस ऑफ स्कल और ये एंड लोकेशन है। इतने ही पार्ट का आपको एंजियोग्राफी करना है। किस लिए करना है? देखिए, हम सर्किल ऑफ विलिस के लिए एंजियोग्राफी करते हैं। ये देखिए, सर्किल ऑफ विलिस की एनाटमी है, ये स्टार्ट लोकेशन है, और एंड लोकेशन जहाँ जो कॉर्पस कैलोसम होता है उसके नियर बाय ही हम
प्लानिंग करते हैं। जो मैन ऑफ सर्किल ऑफ विलिस है, ओरिजिन ऑफ सर्किल ऑफ विलिस के लिए हम MRI करते हैं ना दोस्तों, तो इसलिए हम इतना प्लान करते हैं। और जो एंगुलेशन है वो कॉर्पस कैलोसम के पैरेलल ही जाएगा, लेकिन इस प्लानिंग में रूटीन ब्रेन से और एंजियोग्राफी के प्लानिंग में डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए। ये देखिए, मैं मशीन पर भी करना सिखाऊंगा अभी आपको, पहले थोड़ा समझ लीजिए इसको। ये देखिए पोजीशन ब्लॉक है, इसको पोजीशन ब्लॉक बोलते हैं। ये पोजीशन ब्लॉक का जो स्टार्ट लोकेशन है ये बेस ऑफ स्कल है, और एक कॉर्पस कैलोसम को इसमें कवर किया हुआ है, जितना कर सकते हैं आप। अब देखिए ये जो ऊपर जो सैचुरेशन बैंड लगा हुआ है, सैचुरेशन बैंड, ये तो हमने रूटीन जो T2 सीक्वेंस था उसमें यूज नहीं करा था ना ये सैचुरेशन बैंड। आपको हर चीज़ बेसिक से सीखना है, किस लिए लगा हुआ है, क्या इसका रोल है, तभी आप इंटरव्यू में पास हो पाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो पोजीशन ब्लॉक है और ये सैचुरेशन बैंड है, इसके बीच में गैप है। यहाँ पे गैप 4 सेंटीमीटर का है। अब ये 4 सेंटीमीटर किस लिए है, क्यों लगाया हुआ है। और एक चीज़ और बता दूं, आपको ये भी जानना होगा कि MR एंजियोग्राफी जो टॉप सीक्वेंस है उसकी जो एक्विजेशन है वो एक्सियल सीक्वेंस में ही, यानी कि एक्सियल इमेज में ही क्यों करते हैं हम। टॉप सीक्वेंस को सैज और कॉर्नल में रन क्यों नहीं करते हैं। ये चीज़ें हैं सीखने की। प्लानिंग में क्या, पैरेलल कर दो, स्टार्ट एंड लोकेशन अप्लाई, स्टार्ट हो गया एनजीओ। तो लेकिन उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो देखिए आराम से सीखिए। तो यहाँ 2 पॉइंट हमें सीखने हैं, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। देखना है कि ये जो सैचुरेशन बैंड है 4 सेंटीमीटर अब किस लिए लगा हुआ है, और इसका एक्विजेशन हम ओनली एक्सियल में ही क्यों करते हैं। होल बॉडी का जब आप एंजियोग्राफी करेंगे तो एक्सियल एक्विजेशन में ही करते हैं टॉप, ये जानना जरूरी है आपको। ठीक है, तो अब ये हम जब ये प्लानिंग कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं सीक्वेंस को, तो आपके पास ये वाली पिक्चर आती है। फिर कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया हमने पेशेंट को, बस ये सीक्वेंस जो था टॉप, इसकी प्लानिंग करी, अप्लाई करा, स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये इमेजेस आएंगी पोस्ट प्रोसेसिंग। जब आप सीक्वेंस को कंप्लीट कर देंगे तो ये वाली पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, जिसको बोलते हैं सर्किल ऑफ विलिस की एनाटमी है। सर्किल ऑफ विलिस है, हो गया एंजियोग्राफी। तो अब पहले हम मशीन पर कर लेते हैं सारा प्रोसेस लाइव मशीन पर करना दिखा देता हूँ। इतना काम, प्लानिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग और ये जो पिक्चर है ये बनाते हैं हम खुद से। आइए करते हैं स्टार्ट। अब हमें सीखना है जो टॉप जो सीक्वेंस इधर देख रहे हैं, टॉप सीक्वेंस का प्लानिंग कैसे करते हैं। ये जब रूटीन ब्रेन आपके पास कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करना है। देखिए टॉप सीक्वेंस है, आप इसको इधर लेके आएंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपने ओपन करा, ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद आपको जैसे आप T2 एक्सियल का प्लान करते हैं कॉर्पस कैलोसम के पैरेलल, ऐसे आपने कॉर्पस कैलोसम के पैरेलल कर दिया। पैरेलल करने के बाद आपने स्टार्ट और एंड लोकेशन सेट कर लिया। स्टार्ट एंड लोकेशन सेट करने के बाद इसमें मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। देखो स्लाइसेस बढ़ा देता हूँ। ये देखिए ये स्लाइसेस मैंने बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको देखना क्या है कि ये जो स्कैन है, जो टॉप सीक्वेंस हम रन करते हैं परपेंडिकुलर प्लेन में ही इसको रन करते हैं। आप टॉप को, जो टॉप सीक्वेंस है, अब देखिए आपको कैसे करना है। ये कॉर्नर पर प्लान कर दिया, इसकी प्लानिंग होगी। अब इसको सैचुरेशन बैंड को समझिए। ये सैचुरेशन बैंड हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो ये जो वीनस का कंटामिनेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं हम। वीनस कंटामिनेशन रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम सैचुरेशन बैंड को यूज़ करते हैं। और ये हमेशा इस जो पोजीशन ब्लॉक है इसके 4 सेंटीमीटर अप स्ट्रीम में होगा। इसको नीचे नहीं लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे। इसको यहाँ नहीं लगाना है, ऊपर लगाना अप स्ट्रीम पे। तो पोजीशन ब्लॉक पैरेलल के 4 सेंटीमीटर अबव रहेगा, ये वीनस कंटामिनेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया और आप इसको अप्लाई कर देंगे। और जैसे ये सीक्वेंस कंप्लीट होगा पेशेंट का एंजियोग्राफी कंप्लीट। यदि आपने इसका प्लान सैज में या कॉर्नल में कर दिया, जैसे आपने कॉर्नल में इसका अप्लाई करेंगे तो ये काम नहीं करेगा टॉप सीक्वेंस, समझ रहे हैं। और ना ही ये वर्क करेगा आपका सैज के लिए। मैंने आपको बताया था ना इमेज में कि इसको ब्लड का जो फ्लो होता है उसके परपेंडिकुलर ही वर्क करता है टॉप सीक्वेंस।
तो इस टाइप से आपको प्लानिंग नहीं करनी है, ये हमेशा इमेज के परपेंडिकुलर ही जाएगा प्लान इसका। ये देखिए जैसे अभी हमने करा था सिंपली ये प्लान कर रखा परपेंडिकुलर। तो इतना करना होता है आपको ओनली जस्ट एमआरआई में एंजियोग्राफी करने के लिए। प्लानिंग कर दिया, प्लानिंग करने के बाद सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे। अब पोस्ट प्रोसेसिंग देख लीजिए, ये देखिए टॉप सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है। इसको आपको 3D में ओपन करना है। इधर 3D में लिखा है ना 3D, डबल क्लिक कर दो इसको आप। जैसे ही आपने डबल क्लिक करा ये देखिए, डबल क्लिक करने के बाद अब इसको सिंपली आपको कुछ नहीं करना, मिप इमेज बनानी है आपको। देखो ये ना मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन, इस पर क्लिक करो आप। बहुत इजी है दोस्तों एमआर करना, एंजियोग्राफी करना एमआरआई में। देखिए ये आ गया आपका एनजीओ। तो करने में तो इतना कोई टिपिकल टास्क नहीं था इसको, लेकिन इसको समझने में इसके पीछे बहुत बड़ा फिजिक्स है जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा इस वीडियो के बाद में। देखिए ये हो गया आपका एंजियोग्राफी। अब इसमें आप मैनुअली पोस्ट प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। देखिए ये वॉल्यूम क्लिप बॉक्स है, इससे आप इमेज को थोड़ा क्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप सीटी में पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं, एमआर में इतना नहीं होता है, कम होता है। देखिए ये अब इसको हम रोटेट कर रहे हैं, फ्लिप रोटेट। ये देखिए रोटेट कर दिया, इसको मैंने थोड़ा डाउन कर लिया, जूम कर दिया। जूम करने के बाद ये रहा आपके पास एनजीओ। यही सीखना था ना आपको। ये देखिए ये हो गया कंप्लीट। अब इसकी इमेजेस बना लेते हैं हम। ये देखिए आपको जिस भी ओरिएंटेशन में इमेज बनाना है, ये देखिए ये यहाँ पे ये है, इससे बनती हैं रेडियल रीरेंज बोलते हैं इसको। इसको जैसे आप घुमाएंगे, देखिए इमेज घूम रही है आपकी, है ना। ये हो गया पोस्ट प्रोसेसिंग। ये विदाउट कॉन्ट्रास्ट एंजियोग्राफी है। ये देखिए एक ओरिएंटेशन ये होती है इसकी, एक्सियल ओरिएंटेशन है। आपको सहज में चाहिए तो एक्सियल पे क्लिक करो। ये देखिए ये सहज ओरिएंटेशन है आपकी, सहज में हो गया। तो करना तो इतना टिपिकल नहीं था, ओनली प्लानिंग करना था। अब सीखते हैं इमेज बनती कैसे टॉप सीक्वेंस में। तो इतना पोस्ट प्रोसेसिंग था, प्लानिंग सिखा दिया। यही करना है आपको जब टॉप सीक्वेंस रन करेंगे। और प्लानिंग करते टाइम पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यही था हमारा एंजियोग्राफी। अब सीखना है कि टॉप सीक्वेंस वर्क कैसे करता है, क्या इसकी फिनोमिना है। आइए करते हैं स्टार्ट। तो गाइज इस टाइप से अपना एमआर एंजियोग्राफी कंप्लीट हो जाता है। इतना टिपिकल नहीं था, आपने प्लान कर दिया, पोस्ट प्रोसेसिंग कर दिया, फिल्मिंग बना दी। ये सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद में आपका एंजियोग्राफी डन हो जाता है। लेकिन जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं, अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों यदि आप इतना सीख जाते हैं तो आप फुल्ली फाइनली एकदम ट्रेंड हो जाते हैं एमआर एंजियोग्राफी करने के लिए। एमआरआई में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये वीडियो फुल एंड फाइनल है, इसी टाइप से एंजियोग्राफी होगा। यही इस सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है और इसी बेस्ड पे ये सीक्वेंस वर्क करता है। पूरा डिटेल्ड में आपके लिए समझाया हुआ है। यदि आपने करना सीख लिया और ये नहीं देखा तो आपके लिए सीखना वेस्ट है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए हाउ टू वर्क टॉप सीक्वेंस इन एमआर। देखिए टॉप टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो सीक्वेंस है दोस्तों, इसकी जो एक्विजिशन होती है वो 2 टाइप से होती है। एक 2D एक्विजिशन, एक 3D एक्विजिशन होती है। अब इसका जो वर्क करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये किस कॉन्सेप्ट वर्क करता है वो देख लीजिए। जो हमने बोला था ना उस वीडियो में कि एक्विजिशन ही क्यों करते हैं। देखिए एक्चुअली दोस्तों ये पीपीटी मैं खुद से बनाया है। ये पिक्चर मिलती नहीं है गूगल से जल्दी से, तो मैंने हाथ से बना दिया। तो देखिए ये एक ब्लड वेसल्स है, ये लिखा है मैंने इसमें ब्लड वेसल्स है। और ये जो ब्लैक है ये आपका पोजीशन ब्लॉक है। जब भी आप टॉप सीक्वेंस का प्लानिंग करेंगे, जिस पार्ट का आप एंजियोग्राफी कर रहे हैं, जिस वेसल्स को, अब आपको वेसल्स नोटिस करना है, जिस वेसल्स का आप एंजियोग्राफी कर रहे हैं उस वेसल्स के, उस आर्टरी के ये पोजीशन ब्लॉक हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। यदि आपने पोजीशन ब्लॉक उस आर्टरी के पैरेलल कर दिया तो आपका जो टॉप सीक्वेंस है वो
उसकी जो एक्विजिशन है, जो इमेजेस हैं वो बेकार हो जाएंगी, ठीक से नहीं आ पाएंगी। तो ये इसकी फिनोमिना है टॉप सीक्वेंस की। ये वर्क किसी टाइप से करता है वो भी मैं बताऊंगा किस लिए हम करते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़िए पहले। देखो, टॉफ MRA इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लो रिलेटेड इन्हांसमेंट, यानी कि ये बोलना चाह रहा है जो टॉप सीक्वेंस है, जो ब्लड का जो फ्लो है उससे रिलेटेड आपको इन्हांसमेंट मिलेगी। जो आर्टरी में जो ब्लड जो फ्लो कर रहा है उसी से ये इमेज बनाता है टॉप सीक्वेंस। इसकी फिजिक्स यही है, विच अकर व्हेन अनसैचुरेटेड ब्लड एंटर ए रीजन हुज बैकग्राउंड इज सप्रेस्ड बाय मल्टीपल रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स। समझिए इसको दोबारा से, ये कहना चाह रहा है कि जो टॉप सीक्वेंस है ये काम तब करता है जब आपकी आर्टरीज में जो ब्लड का जो फ्लो है उसी को दिखाएगा। जैसे कि सीटी एंजियो में आप कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं ना, यहाँ कॉन्ट्रास्ट नहीं दे रहे ना, ये जो इमेज बनाएगा टॉप सीक्वेंस ये उस ब्लड से ही इमेज बनाएगा जो आर्टरी में फ्लो कर रहा है, उससे बनाएगा। अब जो आसपास का जो रीजन है, जैसे बोन है, सॉफ्ट टिश्यू है, वो आपको किस टाइप से हटाना है, किस टाइप से वो MR एंजियो की जब इमेज आई थी, पोस्ट प्रोसेसिंग करा था, और चीजें आपको देखने को नहीं मिली ना उस पिक्चर में, तो वो हम कैसे सप्रेस्ड करते हैं। अब ये बता रहा है कि मल्टीपल रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स यूज करके, हम मल्टीपल रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स यूज करके जो इमेज जो आर्टरीज के आसपास का जो बैकग्राउंड है उसे सप्रेस्ड कर देते हैं। ये टॉफ का एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, और ये मैं अपने पास से नहीं बनाया है, गूगल से आप देख लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, कोई भी कंटेंट, इसी कंटेंट पे काम करता है टॉप सीक्वेंस। दोबारा से पढ़ लीजिए, टॉफ MRA इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लो रिलेटेड एनहांसमेंट, कि जो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसी की पिक्चर मिलेगी आपको इस वाले सीक्वेंस में। और जो आसपास का रीजन है हम उसको मल्टीपल रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स से सप्रेस्ड कर देते हैं, तब आपको ये MR एंजियोग्राफी की इमेज मिलती है। ये फिनोमिना है आपकी। अब इसको हम परपेंडिकुलर किस लिए करते हैं, देखो ये जो प्लान है ये 2D टॉप और 3D टॉप समझिए। 2D टॉप आप कब यूज करेंगे, और 3D टॉप मोड है इसके, एक्विजिशन मोड बोलते हैं इनको, है ना। 2 मोड में हम अप्लाई करते हैं टॉप सीक्वेंस को, एक 3D टॉप, एक 2D टॉप, एक्विजिशन मोड। दोस्तों ये जो 3D टॉप है, ये 3D टॉप आप शॉर्ट सेगमेंट, यानी शॉर्ट सेगमेंट का मतलब क्या है कि जिस पार्ट की अनाटमी, जहां पे काफी ज्यादा वेसल्स एक साथ हैं और जिनमें फ्लो स्पीड, ब्लड का जो फ्लो है वो काफी ज्यादा है। देखो अब कैरोटिड को लो, आप कैरोटिड आर्टरी और ब्रेन को लो, ये हार्ट के नियर बाई हैं, तो इनमें जो ब्लड का जो फ्लो है वो काफी स्पीड से होता है। यदि आप पेरिफेरल के कंपैरिजन करेंगे, यदि आप लोअर एक्सट्रीमिटी के कंपैरिजन में जाएंगे, तो कैरोटिड में और ब्रेन में ब्लड का फ्लो हाई होता है और लोअर में कम होता है। देख लीजिए, ये मैं ऐसे ही थोड़ी नहीं बोल रहा हूं, ये देखो आप, ये है पल्स प्रेशर। जब आपकी आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो पल्स प्रेशर पे ही तो डिपेंड करता है। तो जब हार्ट का जो प्रेशर पड़ता है, जो हार्ट जब ब्लड को आउटपुट देता है, उसका जो पल्स प्रेशर है वो नियर बाई में तो ज्यादा लगेगा। तो कैरोटिड में पल्स रेट, जो पल्स प्रेशर है वो ज्यादा आता है, और ब्रेन में भी पल्स प्रेशर ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी पेशेंट का BP हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो ब्रेन के नस फटने के ज्यादा चांस होते हैं। पैरों की नस क्यों नहीं फटती? बेसिक से सीख लीजिए, फुल एंड फाइनल है। आप जब भी इंटरव्यू में जाएंगे, आप 100% श्योरिटी के साथ, अगर इससे रिलेटेड कोई भी रेडियोलॉजिस्ट आपसे क्वेश्चन करता है तो मेरा ये मानना है कि आप उसका आंसर दे पाएंगे, मतलब। और आप खुद से भी रीड करिए, जितना मैं इसमें बता पा रहा हूं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, जब कैरोटिड में और ब्रेन में लोअर एक्सट्रीमिटीज के ज्यादा कंपैरिजन में फ्लो रेट इनमें ज्यादा होता है, कैरोटिड में और ब्रेन में। तो जहां पे हमें, ये देखिए शॉर्ट सेगमेंट की बात कर रहे थे ना, मतलब शॉर्ट सेगमेंट में हम इसलिए 3D टॉप लेते हैं कि वहां पे जो ब्लड की जो स्पीड है वो काफी तेज है, इसलिए वहां पे जो 3D टॉप, जो टॉप सीक्वेंस का जो मोड है 3D, वो अप्लाई करते हैं। इसलिए हम ब्रेन में 3D टॉप सीक्वेंस बोलते हैं, शॉर्ट सेगमेंट के लिए यूज करते हैं हम। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि कैरोटिड और सर्किल ऑफ विलिस के लिए हम 3D टॉप, और एक रीनल, जब आप रीनल का एंजियोग्राफी करेंगे, देखो रीनल का भी जो आर्टरी है वो काफी थिन होता है,
इसमें जो आपका जो रेजोल्यूशन है, जो पिक्चर का रेजोल्यूशन है, वो इससे ज़्यादा मिलता है 2D टॉप से, और इसका 3D टॉप का टाइमिंग भी ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं? इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी बता देता हूं कि 3D जो सीक्वेंस होता है उसका टाइमिंग ज़्यादा होता है 2D के कंपैरिजन में। तो जहाँ पे आर्टरीज थिन है, आपको ज़्यादा वो चाहिए, आपको नॉइज ऑफ रेशियो ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे आप 3D टॉप सीक्वेंस का यूज़ करेंगे, जैसे कि सर्किल ऑफ विलिस, कैरोटिड हुआ और रिनल। यहाँ पे आप 3D टॉप सीक्वेंस यूज करते हैं शॉर्ट सेगमेंट के लिए। अब देखिए आप, ये 2D है, इधर 2D का जो मोड है, जो 2D एक्विजिशन आप करते हैं लॉग सेगमेंट के लिए, जो कि जहाँ पे वेसल्स बड़े हैं, जैसे आपको करना है ओरोटा का एंजियोग्राफी करना है, फ्यूमरल आर्टरीज का एंजियोग्राफी करना है, तब आप एक्विजिशन करेंगे 2D टॉप की। यदि आप वहाँ पर 3D टॉप सीक्वेंस लगा देंगे तो 1 घंटे में एंजियोग्राफी होगा, आधे घंटे तक आपका स्कैनिंग टाइम पहुँच जाएगा। तो वहाँ पर 2D टॉप करेंगे तो एक तो स्कैनिंग मेथड था, और एक 2D टॉप दोस्तों हम वहाँ लगाते हैं जहाँ आर्टरीज में ब्लड का जो फ्लो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। क्यों? अब देखो, ब्लड का जो फ्लो है, ये वाली पिक्चर देखिए, ये देख लीजिए ना। सपोज करो ये कैरोटिड है ना, कैरोटिड आर्टरी मैंने बनाई हुई है, तो मैं अगर यहाँ पे कोई स्कैन करता हूँ तो मैं 3D टॉप को यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ ब्लड काफी तेज से जा रहा है, काफी तेज से जा रहा है, तभी तो आप उसको कैच कर पाएंगे। आप बिल्कुल मोटी लैंग्वेज में समझ लिए कि यहाँ पे ब्लड बहुत तेज से स्पीड से फ्लो कर रहा है, और आपने 3D लगाओगे तभी तो उसका अच्छे से वीडियो बन पाएगा, तभी उसे इमेजिनेशन हो पाएगा। अब देखिए, यदि यहाँ पे ब्लड का फ्लो हो गया कम, अब आपने जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसका स्पीड कर दिया ज़्यादा, तब भी आपका मिसमैच हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो यदि ब्लड का फ्लो हाई होगा तो 3D मोड यूज करेंगे, यदि ब्लड का जो फ्लो है वो कम होगा, अगर ब्लड का फ्लो कम है तो हम 2D यूज करते हैं, क्योंकि अगर ब्लड स्लो चल रहा है तो 2D लगाएंगे, क्योंकि उसकी एक्विजिशन ब्लड के साथ साथ हमें लेना है ना। जैसे सीटी एंजियो में होता है, सीटी एंजियो में क्या करते हैं हम, जब सीटी एंजियोग्राफी करते हैं प्रेशर इंजेक्टर से हम प्रेशर से कॉन्ट्रास्ट पुश करते रहते हैं, तभी तो स्कैन करते हैं। यदि कोई भी चीज आगे पीछे हो जाएगी तो आपका एंजियो खराब हो जाता है ना। ऐसी एमआर में भी होता है, एमआर में हम कॉन्ट्रास्ट यूज नहीं कर रहे, लेकिन ये जो मोड है 2D मोड और 3D मोड, इन पे पूरा एंजियो डिपेंड करता है। तो इसमें इतना कोई चीज नहीं है, आपको डिसाइड कर लेना है कि आप किस पार्ट का एंजियोग्राफी कर रहे हैं। यदि नेक का कर रहे हैं, कैरोटिड कर रहे हैं, रिनल कर रहे हैं, तो आप 3D टॉप यूज करेंगे। यदि आपको पेरिफेरल का करना है या आपका एब्डोमिनल ओर्टा करना है तो आप 2D टॉप यूज करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये था। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये परपेंडिकुलर क्यों चलता है। परपेंडिकुलर इसलिए चलता है कि इसका अपना फिजिक्स है कि जब ये ब्लड आर्टरीज में 90 डिग्री पे, मतलब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर अगर ये रन करता है तो आप जो सैचुरेशन, जो आपका प्लानिंग बॉक्स है, वो आप उसको परपेंडिकुलर ही लगाएंगे, तभी आपका इमेजिनेशन ठीक हो पाएगा। यदि पैरेलल कर देंगे तो वो इमेजेस आपको अच्छे से नहीं मिलेंगी। तो इसके दो ही कॉन्सेप्ट थे दोस्तों, एक तो परपेंडिकुलर होगा हमेशा। टॉप का जो प्लान है मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए टॉप का जो प्लान था ये परपेंडिकुलर है, इमेज के भी परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे जो आर्टरी, जो कैरोटिड जो आर्टरी आ रही है उसके भी तो परपेंडिकुलर ही है ना। यदि इस प्लानिंग बॉक्स की जो पोजीशन है, यदि ब्लड फ्लो के सेम हो जाएगी, यानी कि आपने पैरेलल कर दिया यहाँ पे, तो आपका टॉप नहीं आएगा, उसकी जो एक्विजिशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ ध्यान रखना है। एक तो जहाँ ब्लड की स्पीड ज़्यादा है वहाँ हम 3D सीक्वेंस यूज करते हैं, जहाँ ब्लड फ्लो कम है वहाँ पे हम 2D सीक्वेंस यूज करते हैं, 2D मोड यूज करते हैं, और इसको हमेशा आप परपेंडिकुलर ही यूज करेंगे मोड को। अब इसका देख लीजिए कॉन्सेप्ट की इमेज कैसे बन जाती है, टॉप इमेज कैसे बना देता है। देखिए दोस्तों, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक सैचुरेशन। यहाँ पे वर्क करता है टॉप। देखिए इसमें क्या लिखा है, टिश्यू विद इन स्लैब बिकम सैचुरेटेड। जो ये स्लैब है ना, स्लैब, इस स्लैब के लिए बोल रहा है, जो इसमें जो टिश्यू हैं वो सैचुरेटेड हैं अभी। अब देखिए, टिश्यू आउटसाइड स्लैब रिमेन्स फुल्ली मैग्नेटाइज्ड। जो आसपास का जो रीजन बचा हुआ है ये फुल्ली मैग्नेटाइज है। एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है, मैं अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। जहां पे आपने प्लानिंग करा था, ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए ये जो पोजीशन ब्लॉक है, इस पोजीशन ब्लॉक के अंदर जो स्टेशनरी टिश्यू है
वो फुल्ली मैग्नेटिकली सैचुरेटेड हो चुका है स्टेशनरी टिश्यू। किसके थ्रू? रिपीटिव रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स। बार बार हम रेडियो फ्रिक्वेंसी को रिपीट कर रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स को रिपीट कर रहे हैं। जो स्टेशनरी जो टिश्यू है हमने फुल्ली आपका ये सैचुरेटेड हो चुका है। अब इस पोर्शन में जो फ्रेश ब्लड आएगा, इस पोर्शन की जो आर्टरी है, अब जो इसमें जो फ्रेश ब्लड आएगा, जो पहले जो ब्लड वगैरह था यहाँ पे इस इमेज के अंदर, इस पोजीशन ब्लॉक के अंदर, वो हमने क्या कर लिया, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स के थ्रू उसको हमने मैग्नेटिकली सैचुरेटेड कर लिया। करने के बाद में अब यहाँ पे जो फ्रेश ब्लड आएगा, जो फ्रेश ब्लड आएगा इस आर्टरी में जो फ्लो करेगा, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है हाई इनिशियली मैग्नेटाइजेशन। अब इस हाई इनिशियली मैग्नेटाइजेशन के थ्रू आपको उस आर्टरी का जो सिग्नल है वो ब्राइट दिखता है इस पोर्शन के कंपैरिजन। आया समझ में? देखो ये जो पोर्शन है आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स यूज करके एक तरीके से आपने इसको सप्रेस्ड कर लिया, जो यहाँ का टिश्यू था पूरा। अब यहाँ पे जो ब्लड आएगा, फ्रेश ब्लड आएगा, वो हाई इनिशियली मैग्नेटाइजेशन के थ्रू आपको हाइपर ब्राइट दिखाई देगा, सीटी एंजियो की तरह दिखाई देगा। समझे? ये होता है इस टॉफ का जो फिनोमिना इस वर्क पे काम करता है। जहाँ पे आप अपना प्लानिंग बॉक्स लगाएंगे वहाँ पे उस टिश्यू को वो सप्रेस्ड करेगा रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स के थ्रू। जब वहाँ पे इस पार्ट में अब आप फ्रेश ब्लड जब फ्लो करेगा आर्टरी में, तो हाई इनिशियल मैग्नेटाइजेशन के थ्रू आपको यहाँ पे जो आर्टरी है उसका जो सिग्नल है वो हाइपर ब्राइट मिलता है। ब्राइट वेसल्स आपको दिखाई देती हैं, उनको ही आप कैप्चर कर लेते हैं। ये सारा फिजिक्स का फिर पूरा बाद का प्रोसीजर है कि कैसे एमआरआई में इमेजेस बनती हैं। लेकिन आप इसमें इतना सीख लीजिए, इसमें इतना ही वर्क होता है। तो दोस्तों ये फुल एंड फाइनल वीडियो था कि हाउ टू डू वर्क टॉफ सीक्वेंस इन एमआरआई। तो इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन कर दी हैं, आपको करना भी सिखाया, प्लानिंग करते किस लिए हैं वो भी चीज़ें सिखाई, ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करता है ये भी बताया, परपेंडिकुलर क्यों करते हैं ये भी बताया। तो यहाँ पे कम से कम आप ये समझ लो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। आपको अगर कोई क्वेश्चन नॉर्मली आपसे कोई पुटअप करेगा तो आप उसका आंसर दे पाएंगे फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ। और फिजिक्स तो इसमें काफ़ी, आप जितना चाहें खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझसे जितना हुआ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करा, सिखाया। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ समझ आता है या आपको सीख रहे हैं मेरे साथ साथ, मैं भी सीख रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।